पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मीठी नदी में सफाई के नाम पर गड़बड़ झाला। आदित्य ठाकरे और उनके फिल्मी दोस्त पर संजय निरुपम का सीधा वार। मुंबई में इस वक्त मीठी नदी में जितनी गंदगी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गंदगी उसके ठेके और सफाई घोटाले में निकल रही है। और इस बार निशाने पर है शिवसेना उद्धव गुट के युवराज आदित्य ठाकरे और उनके अभिनेता मित्र डीनो मोरिया। शिवसेना शिंदे गुट के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने बुधवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हमला बोला और सीधे सीधे आरोप लगाया कि मीठी नदी सफाई घोटाले में आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया की मिलीभगत है। निरुपम ने कहा कि 2005 से अब तक मीठी नदी की सफाई के नाम पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन पानी है कि हर साल मुंबई वालों के घुटनों से ऊपर ही रहता है। अब जब हर बारिश में मुंबई वासी नाव ढूंढने लगते हैं तो सवाल उठता है कि पैसा गया कहां। निरुपम के अनुसार 2005 से 2022 तक बीएमसी में शिवसेना की सरकार थी और कॉन्ट्रैक्ट मिलना हो तो पहले मातोश्री की घंटी बजानी पड़ती थी, मतलब कि बिना ठाकरे परिवार की मंजूरी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 2005 में 900 मिलीमीटर बारिश हुई थी तो ठाकरे परिवार, जिसमें हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे को छोड़कर सभी लोग 5 स्टार होटल में शरण लिए हुए थे, जबकि हाल की बारिश में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कंट्रोल रूम में हालात की निगरानी कर रहे थे। इस बीच बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया और उनके भाई से आर्थिक अपराध शाखा EOW ने घंटों पूछताछ की है। आरोप है कि डीनो मोरिया का संबंध उन 2 बिचौलियों से है जिन्हें मीठी नदी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। निरुपम का दावा है कि डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे न सिर्फ करीबी दोस्त हैं, बल्कि साथ में पार्टी करना, जिम खोलना और अब घोटाला करना, ये सब उनकी दोस्ती की डायरी में शामिल है। निरुपम ने तंज कसते हुए कहा कि एक्टर का नदी सफाई से क्या लेना देना, क्या अब एक्टिंग के साथ साथ गाद निकालने की स्क्रिप्ट भी बनने लगी है। उन्होंने याद दिलाया कि आदित्य ठाकरे ने खुद डीनो को मुंबई में ओपन जिम खोलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, यानी फिटनेस के नाम पर भी फिक्सिंग की कहानी। इससे पहले दिशा सालियान केस में भी डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के नाम की चर्चा हुई थी। अब मीठी नदी घोटाले में भी दोनों का नाम आ रहा है। निरुपम ने मांग किया है कि जिस तरह डीनो मोरिया से पूछताछ हो रही है, उसी तरह आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हर बारिश में डूबती है और जनता हर बार पूछती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि मीठी नदी की गंदगी साफ होती है या मामला भी बाकी मामलों की तरह रफा दफा कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आपण सर्वांना नमस्कार। परवा मुंबईमध्ये जोरदार पाऊस झाला होता आणि त्यामुळे मुंबई तुंबली होती। ठिकठिकाणी एक असा जबरदस्त पाणीचा भराव होता, लोकांना खूप त्रास झाला, ट्रॅफिक जाम होती, ट्रेन सेवा पण विस्कळीत झाली होती। आणि त्याच वेळी उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईमध्ये जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम चालू आहे, रस्त्याच्या विकासाचं काम चालू आहे, मेट्रोच्या विषयी, कोस्टल रोडच्या विषयी, नाले सफाईच्या विषयी, तमाम जो विषय आहे त्यांच्यामध्ये एक मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे असा त्यांनी एक आरोप लावला। ते आरोपमध्ये किती दम आहे, पुढे काय होईल ते आम्ही नंतर बघू। पण एक गोष्टी मी सांगू इच्छितो की मुंबईमध्ये जेव्हा पावसाळ्यात पाणीचा भराव होतो, मुंबईमध्ये जेव्हा पाणीचा भराव होतो तेव्हा 2 कारण आम्हाला लक्षात येतो। एक म्हणजे नाल्याची सफाई भरपूर झाली की नाही झाली हा एक विषय आहे, आणि दुसरा विषय आहे, दुसरा जो कारण असतो तो मिठी नदी। 2005 मध्ये 26 जुलैला
मुंबईमध्ये एक जबरदस्त असा पाऊस झाला होता. 900 mm पेक्षा जास्ती पाऊस झाला होता आणि त्यावेळी मुंबई तुंबली होती आणि मुंबई अक्षरशः एक थांबली होती. त्याच वेळी सगळ्यांना माहीत आहे की उद्धव ठाकरेचा परिवार बाळासाहेबांना मातोश्रीमध्ये सोडून ते सपरिवार ताज लँड्समध्ये राहण्यासाठी गेले होते. तेवढे कोणीही रस्त्यावर नव्हता. पण आमचे उपमुख्यमंत्री परवा डिझास्टर मॅनेजमेंटचे जो आमचे सेल आहे, जे केंद्र आहे, त्या केंद्राच्या त्यांनी व्हिजिट केला आणि अक्षरशः रस्त्यावर होते आणि लोकांना त्रास नाही झाला पाहिजे असं एकनाथ शिंदे साहेबांनी काळजी घेतली. पण जेव्हा मिठी नदीमध्ये एवढा मोठा पूर आला होता तेवढा ठाकरे परिवार कुठेही नव्हता आणि तो मिठी नदीबद्दल मुंबईमध्ये एक जबरदस्त लोकांमध्ये रोष होता की काय झालेलं आहे मिठी नदीमध्ये. मिठी नदीची सफाई झाली पाहिजे आणि 2005 पासून मिठी नदीची सफाई म्हणजे डिसल्टिंगचं काम सुरू झालेलं आहे. गेल्या 20 वर्षापासून मिठी नदीच्या सफाईच्या नावाने 1200 कोटी खर्च झालेला आहे. अजूनही मिठी नदीमध्ये सफाई झालेली नाही. याच दरम्यान मिठी नदीमध्ये सफाई करण्यामध्ये काहीतरी मोठा घोटाळा झालेला आहे का असा एक विषय सर्वांच्या समोर सरकारच्या समोर आला आणि सरकारने एक SIT गठीत केली. जो आर्थिक गुन्हा शाखा आहे मुंबई पोलीसची, त्या शाखा करून सध्या चौकशी चालू आहे. या चौकशीमध्ये बहुतेक 3 ऑफिसर अरेस्ट झालेले आहेत, 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स, 3 दलाल मध्यस्थ मिडलमॅन आणि 2 कंपन्याच्या विरुद्ध कारवाई चालू आहे. 18 कंत्राटदारांना गेल्या 20 वर्षामध्ये मिठी नदीची सफाईचे काम दिली गेली होती. सर्वांना माहीत आहे की 2005 पासून 2020 पर्यंत 2022 पर्यंत महानगरपालिकामध्ये कोणाची सत्ता होती. महानगरपालिकामध्ये ज्यांची सत्ता होती त्यांच्याबद्दल सर्व श्रुत आहे की कुठल्याही कंत्राटदाराला विदाउट मातोश्री परमिशन कंत्राट दिला जात नाही. म्हणजे जे 18 कंत्राटदार होते, कॉन्ट्रॅक्टर्स होते, त्या सगळ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मातोश्रीच्या परवानगी मिळाल्यानंतर मिळाली. मातोश्रीमध्ये परवानगी देणारे कोण? उद्धवजी आणि त्यांचे सुपुत्र. मिठी नदीमध्ये जो सफाईचा घोटाळा झालेला आहे त्याच्यामध्ये एक 65 कोटीचा एक स्कॅम ची चौकशी चालू आहे. त्या चौकशीमध्ये जे काही ऑफिसर अरेस्ट झालेले आहेत त्याच्यामध्ये एक नाव आलेलं आहे, म्हणजे एक फिल्म ॲक्टर दिनू मोरिया. एक संशयित आरोपी आहे, कंत्राटदार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे. त्याच्याबद्दल त्यांचे काहीतरी खूप फोनवर वार्ता झालेली आहे, संभाषण झालेली आहे आणि त्यासाठी त्या आरोपाने मुंबई पोलीसतर्फे दिनू मोरियाची चौकशी झालेली आहे. 8 तास त्याची चौकशी झालेली आहे. आता आमचा असा विषय आहे की दिनू मोरिया म्हणजे कोण? दिनू मोरियाच्या BMCच्या काय घेणं देणं? मिठी नदीची सफाईचे काय घेणं देणं? मिठी नदीच्या सफाईमध्ये जे काही कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत त्यांच्याशी काय घेणं देणं? याच्यामध्ये जर तुम्ही एक तपास करणार तर मिठी नदीमध्ये जे काही घोटाळा झालेला आहे ते घोटाळ्यामध्ये बहुतेक आदित्य ठाकरेचा पण संबंध आहे. आदित्य ठाकरेचा संबंध आहे? आदित्य ठाकरे आणि दिनू मोरिया एक जवळचे आहे. दिनू मोरिया आणि आदित्य ठाकरेचं नाव पूर्वी 2-3 वेळा
समोर आलेला आहे. दिशा सालियन मर्डर केसमध्ये, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणामध्ये जो दिशा सालियनचे वडील आहेत आणि त्यांचे जे वकील आहेत त्यांनी आदित्य ठाकरे आणि दिनू मोरिया दोघेवर आरोप लावलेला आहे. असं पण आरोप आहे की ज्या दिवशी दिशा सालियननी आत्महत्या केली तथाकथित रीत्याने, त्या दिवशी दिशा सालियनच्या घरी आदित्य ठाकरे आणि दिनू मोरिया होते, बरोबर होते, पार्टी करत होते. यापूर्वी पण त्यांनी बरोबर खूप पार्टी केलेला आहे. दिनू मोरिया म्हणजे एक ड्रग्सच्या धंद्यामध्ये काम करणारा एक बदनाम माणूस आहे. तर ड्रग्स सप्लाय करतो मोठे मोठे लोकांना. याच्यामध्ये काहीतरी आदित्य ठाकरेचा संबंध आहे का, घेणं देणं आहे का, हा एक विषय आहे. पण दिनू मोरिया आणि आदित्य ठाकरेचा जो संबंध आहे तो संबंध बघून आता आमचा असा एक प्रश्न आहे की दिनू मोरिया आणि आदित्य ठाकरेचा फोटो बघा, हे बरोबर आहे. एक फोटो, दोन फोटो, दिनू मोरिया आदित्य ठाकरे. तिसरा फोटो, दिनू मोरिया आदित्य ठाकरे. आदित्य ठाकरेंनी, दिनू मोरिया जे त्यांचा मित्र आहे, त्यांना ओपन जिम उघडण्यासाठी 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. तो जिमच्या उद्घाटनच्या वेळी दोघे बरोबर आहेत. परवा आदित्य ठाकरेंनी असा आरोप लावला होता की दिनू मोरिया कधीतरी केंद्र शासनाचा जो न्यू इयरचा कोई इव्हेंट होता त्याच्यामध्ये बतौर ॲक्टर गेलेले होते. खूप सारे ॲक्टर होते त्याच्यामध्ये होता. पण आता ही जो फोटो आहे, जो चित्र आहे, तो काय सांगतो? आमची अशी मागणी आहे की ज्याप्रमाणे SITनी दिनू मोरियाची चौकशी सुरू केलेली आहे आणि त्यांच्या भावाची चौकशी सुरू केलेली आहे, त्याचप्रमाणे आदित्य ठाकरेची काय भूमिका आहे मिठी नदी घोटाळ्यामध्ये याच्या पण चौकशी झाली पाहिजे. जे 18 कॉन्ट्रॅक्टर मिठी नदीच्या सफाईमध्ये सामील होते आणि केरळची जो कंपनी होती आणि मिठी नदीमध्ये BMC मध्ये काम करणारे जो ऑफिसर, केरळची कंपनी, कंत्राटदार बरोबर मिळून जे त्यांनी 65 कोटीचा घोटाळा केला, त्या घोटाळ्यामध्ये आता SIT कडून, मुंबई पोलीसची आर्थिक गुन्हे शाखाकडून आदित्य ठाकरेची पण चौकशी झाली पाहिजे. त्यांना पण बोलावलं पाहिजे. दिनू मोरिया डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टरचा संबंध ठेवू शकत नाही. दिनू मोरिया ॲक्टर माणूस आहे. हा, त्यांनी बहुतेक आदित्य ठाकरेचा जो त्यांचा एक जवळीक आहे, जो मैत्री आहे, मैत्रीला लाभ घेऊन कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्ट्रॅक्ट देण्यामध्ये आदित्य ठाकरेवर काहीतरी प्रभाव टाकला किंवा दबाव टाकला का? आदित्य ठाकरेंनी दिनू मोरियाच्या सांगण्यावरून महानगरपालिकाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिली का? हे सगळ्या विषयाची चौकशी आता सखोल झाली पाहिजे. मुंबईमध्ये पाणी भराव होतो आणि लोकांना खूप त्रास होतो, पण या त्रासमध्ये ठाकरे पिता पुत्रचा पण रोल आहे. गेल्या 20 वर्षामध्ये जेव्हा जेव्हा मुंबई तुंबली तेव्हा महानगरपालिकाची भूमिका, महानगरपालिकाचं कामकाज कमकुवत होतं. नाले सफाईमध्ये घोटाळा झाला का? त्याचप्रमाणे मिठी नदीमध्ये साफसफाई करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जो घोटाळा झालेला आहे, तो घोटाळ्यामध्ये मातोश्रीचा हात आहे, मातोश्रीची भूमिका आहे. आणि याच्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि दिनू मोरियाच्या संबंधाची चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशीचा चौकटीत मिठी नदीचा घोटाळा ज्याला आणला पाहिजे. मी असं मागणी करतो SIT कडून की तुम्ही लवकरात लवकर
आदित्य ठाकरे ची जी भूमिका आहे मिठी नदीच्या घोटाळ्यामध्ये, त्या भूमिकाची जांच चौकशी आपण सुरू करा आणि मुंबईच्या लोकांना असं माहीत पडला पाहिजे की त्यांना जो त्रास होतो त्याच्यामध्ये यांचा भ्रष्टाचार किती जबाबदार आहे. हा झाला मिठी नदीचा विषय. काल मी संजय राऊतच्या एक स्टेटमेंटवर बोललो होतो, पुन्हा एकदा बोलू इच्छितो. त्यांनी एक गैरजबाबदार असा वक्तव्य दिला की ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे एक फेलियर ऑपरेशन होता. ऑपरेशन सिंदूरला असफल सांगणारे माणूस मूर्ख होऊ शकतो, मानसिक रीतीने विक्षिप्त होऊ शकतो, नाही तर पॉलिटिकली राजनीतिक विद्वेष म्हणून तो बोलू शकतो. एवढंच मी सांगू शकतो, कारण ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त असा एक सफल मिलिटरी ऑपरेशन होता इंडियाच्या, भारताच्या. आणि या ऑपरेशनच्या दरम्यान भारताची सेनानी, भारताच्या सैन्य दलानी त्यांचे 9 असे जो आतंकवादी ठिकाणे होते, दहशतवादी ठिकाणे होते, त्यांना उद्ध्वस्त केला. त्यानंतर त्यांचे 11 एअरबेस जिकडून ते भारतावर अटॅक करण्याची तयारी करत होते, त्या एअरबेस आम्ही उद्ध्वस्त केला. आज संपूर्ण देशात ऑपरेशन सिंदूरची सफलता, त्याची कामयाबीचा जश्न साजरा होत आहे, उत्सव साजरा होत आहे. तिरंगा यात्रा म्हणून चालू आहे संपूर्ण देशात. आमच्या 3ही सेना, नभ, वायू आणि जल, 3ही सेनाला लोक सलामी देत आहेत, त्यांची जय जयकार होत आहे. असं परिस्थितीत संजय राऊत सांगतात की ऑपरेशन सिंदूर फेल होता. म्हणजे तुम्ही पाकिस्तान कडून काहीतरी सुपारी घेतलेला आहे का? पाकिस्तानचे जो अतिरेकी आहेत त्यांच्याकडून सुपारी घेतलेला आहात का? आज संपूर्ण जगात आमचे देशाचे खासदारांचा शिष्टमंडळ, प्रतिनिधिमंडळ वेगवेगळ्या देशामध्ये जात आहे ऑपरेशन सिंदूर बद्दल सांगण्यासाठी. आमचे पक्षाचे तरुण नेते आणि लोकसभामध्ये जो आमचे गट नेते आहेत, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक खासदारांचा एक दल UAE मध्ये होता, कांगोमध्ये होता, आता अजून 2-3 देशामध्ये त्यांना जायचं आहे. आणि जेवढे ते जातात त्या देशाचा सपोर्ट आम्हाला मिळतो. जपानमध्ये, फ्रान्समध्ये, सिंगापूरमध्ये, सौदी अरबमध्ये, कतरमध्ये, बहरीनमध्ये. म्हणजे एक जबरदस्त असा वैश्विक अभियान चालू आहे, मोहीम चालू आहे. आणि याच्यामध्ये भारताला एक यश भेटत आहे. आणि त्याच वेळी संजय राऊत सांगतात की हा फक्त एक खासदारांचा बारात आहे. तर बारातमध्ये त्यांचे पण एक बाराती आहे, त्यांच्या पक्षाचे पण एक खासदार आहे. तर तुम्ही तुमच्या बारातीला परत पाठवा, परत तिकडे आणा ना, सांगत आहे ना. आम्हाला असं माहित आहे की त्यांच्या पक्षाचे सर्व खासदार, लोकसभेचे खासदार केंद्र शासनाकडे विनंती करत होते की आम्हाला पण खासदारांच्या दलमध्ये घ्या. पण शासनाने जे काही चांगले होते, जे बोलू शकतात, त्यांची निवड केली. पण आज संजय राऊत ज्याप्रमाणे भारत सरकारतर्फे संपूर्ण जगात भारतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे अभियान चालू आहे, त्या अभियानाच्या विरोधात बोलतात. म्हणजे जे पाकिस्तानला बोलायचं आहे ते स्वतः बोलतात. आज गरज आहे की भारत म्हणजे एक आतंकवादग्रस्त पीडित देश आहे. पाकिस्तान तर्फे अतिरेकी
आमच्या देशात येतात आणि आमचे निर्दोष निरपराध असे जो नागरिक आहेत त्यांच्यावर हल्ला करतात, त्यांची जान घेतात, जीव घेतात, त्यांची हत्या करतात. असं परिस्थिती संपूर्ण जगात पाकिस्तानला आयसोलेट करण्यासाठी, वैश्विक समुदायामध्ये पाकिस्तानला एक्सपोज करण्यासाठी हा एक पवित्र उपक्रम आहे. त्या उपक्रमाच्या विरोधात फक्त एकच माणूस बोलू शकतो जो ज्यांना भारतावर प्रेम नाही, जे भारत विरोधी आहे, जे पाकिस्तान धार्जिण आहे. आणि असे संजय राऊत पाकिस्तान धार्जिण आहेत, त्यामुळे ते भारताच्या असा पवित्र उपक्रमाच्या विरोधात बोलतात. आम्ही त्याचा निषेध करतो. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे लोक सगळे बघत आहेत की कसं जेव्हा देशभक्तीचा एक उन्माद देशात चालू आहे, जेव्हा देशाच्या सर्व नागरिकांकडून ऑपरेशन सिंदूरची जय जयकार होत आहे, भारतीय सैन्य दलाची जय जयकार होत आहे, तेव्हा एक व्यक्ती वारंवार भारताच्या विरोधात बोलतो, भारतीय सेनाच्या विरोधात बोलतो आणि भारतातर्फे भारताचा सन्मान वाढविण्याचा जे काही कार्यक्रम चालू आहे त्याच्या विरोधात बोलतो. हे सगळे महाराष्ट्र आणि मुंबईचे नागरिक बघत आहेत आणि त्यांना हा जो एक निगेटिव्ह भूमिका त्यांची आहे त्या भूमिकेची शिक्षा मिळेल आणि लोकांकडून मिळेल असं आम्हाला सांगायचं आहे. हिंदीमध्ये अप्रत्याशित बारिश थी, मॉनसून 2 हफ्ते पहले आ गया था. महानगर पालिका की तरफ से जो तैयारी होती है, तैयारी थी, लेकिन कहीं नहीं कहीं उस तैयारी में कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से मुंबई में जबरदस्त जल भराव हुआ, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गई थी. मेट्रो का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है वहां भी पानी भर गया था. यहां जो कमी रह गई उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न चालू है और 9-10 जून के बाद जब मॉनसून नियमित तौर पर आएगा तो उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी है. लेकिन ठीक जब मुंबई के लोग कष्ट उठा रहे थे, तकलीफ में थे, तब उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे यह आरोप लगाने में व्यस्त है कि मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, रस्तों के विकास का जो काम चल रहा है, जो कोस्टल रोड का काम चल रहा है, नालों की सफाई का जो काम चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ. ये वो लोग कह रहे हैं जो 25 वर्षों तक महानगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किए, जिनके राज में कभी भी मुंबई में जब बारिश हुई तो मुंबई डूबी. और ये कहा जाता है कि मुंबई में बारिश में अगर भयंकर जल भराव हुआ तो उसका 2 ही कारण होता है. एक, या तो नाला सफाई पर्याप्त नहीं हुआ, और दूसरा मीठी नदी में जो बाढ़ आई थी 2005 के 26 जुलाई को, उसको पूरे मुंबई के लोगों ने देखा था, अनुभव किया था. उस दरमियान पूरी मुंबई कई घंटों तक रुक गई थी. तब का एक किस्सा पूरे मुंबई के लोगों को मालूम है, याद होगा, फिर भी मैं फिर से उसका रेफरेंस देना चाहता हूं. मातोश्री में भी पानी घुस गया था, कलानगर पूरा भर गया था. तब यह उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और उनके पुत्र बाला साहब जी को मातोश्री में उसी हाल में छोड़कर, जबकि बिजली कट गई थी, पूरा मातोश्री डूबा हुआ था, तब उनको छोड़कर ताजलैंड में जाकर रहने चले गए. जब पूरे मुंबई के लोग तबाह थे, परेशान थे, बेहाल थे, तब ये ठाकरे परिवार कहीं ताज होटल में, 5 स्टार होटल में, कहीं आराम कर रहा था. तब वो रास्ते पे नहीं थे. लेकिन परसों हमारे उप मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, जिनके अधीन महानगर पालिका आती है, ऐसे श्री एकनाथ शिंदे जी रास्ते पर थे, लोगों के बीच थे. जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स हमारे अलग अलग हैं, उन सेंटर्स के संपर्क में, बल्कि वहां उन्हें विजिट किया और पूरे इंतजामात देखे. कहीं भी मुंबई के लोगों को इस कष्ट में अकेला नहीं छोड़ा. जबकि हमेशा से ठाकरे परिवार, खासकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जब भी मुंबई में बारिश होती है वो कभी रास्ते पे नहीं दिखते. और ऐसे लोगों ने
जब अप्रत्याशित बारिश हुई, अचानक बारिश हुई जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, जिसका कोई अंदेशा नहीं था, तब जब मुंबई परेशान होती है तब वो एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके महज एक राजनीति करते हैं। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इसलिए उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मीठी नदी जो 2005 में डूबी थी, जिसकी वजह से पूरा मुंबई बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, तब 2005 से शुरू हुआ कि मीठी नदी की सफाई की जाए। जो एक नदी थी अब नाला बन गई है। और पिछले 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 के बीच, खासकर 2022 तक जब तक इनकी सत्ता थी, लगभग 1200 करोड़ रुपए मीठी नदी की सफाई पर खर्च किया गया है, लेकिन आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई। और पूरे सफाई के नाम पर जो घोटाला हुआ, और उस घोटाले के जब एक कुछ प्राइमा फेसाई को जब कुछ सबूत मिले और उसकी जांच शुरू हुई, तो पता चला कि 65 करोड़ का स्कैम हुआ है। 20 वर्षों में इन्होंने, महानगर पालिका ने मीठी नदी की सफाई के लिए सफाई के नाम पर 18 कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। जो 65 करोड़ का घोटाला हाथ में लगा है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस की एक एसआईटी कर रही है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग की एक टीम कर रही है, उसके तहत अब तक 3 ऑफिसरों को अरेस्ट किया गया है, कई इंजीनियर भी हैं, 5 कॉन्ट्रैक्टर्स अरेस्ट हुए हैं, 3 दलाल अरेस्ट हुए हैं। पहली बार दिख रहा है कि दलाली करने वाले जो मिडल मैन होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनकी भी एक भूमिका थी इस घोटाले में। और 2 कंपनियां, कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां, और फिर वो केरल वाली जो कंपनियां थी जहां से मशीन लाई गई थी, मशीन लाने के नाम पे घोटाला हुआ था। और जब जांच की जा रही थी, जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र दीनू मोरिया जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें एक भूमिका है। मुंबई पुलिस ने दीनू मोरिया को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल थे। इस दीनू मोरिया की क्या भूमिका है इस पूरे घोटाले में, आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन दीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं, वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। और यह भी आरोप लगा था कि जिस दिन दिशा सालियन ने सुसाइड की कथित तौर पर, उस दिन उसके घर की पार्टी में ये दोनों साथ साथ थे। दीनू मोरिया को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दीनू मोरिया जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। दीनू मोरिया शहर के बड़े बड़े लोगों को ड्रग सप्लाई करता है, छानबीन का विषय है। इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर दीनू मोरिया पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खासकर अब मीठी नदी के भ्रष्टाचार में जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, तब ये सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना। क्या दीनू मोरिया के दबाव में, प्रभाव में आकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया था? क्या जो मध्यस्थ हैं, जो दलाल थे, उन दलालों में से एक दीनू मोरिया था? अगर दीनू मोरिया ने दलाली खाई और मीठी नदी के भ्रष्टाचार में उसकी कोई भूमिका है, तो निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्या मीठी नदी में जो 65 करोड़ के, मीठी नदी की सफाई के नाम पर जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है, उसमें आदित्य ठाकरे की भी कोई भूमिका है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं मुंबई पुलिस से, एसआईटी से और सरकार से डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि जिस तरीके से दीनू मोरिया को बुलाया गया, उसकी पूछताछ की गई, बिल्कुल उसी तरीके से आदित्य ठाकरे की भी
मीठी नदी की सफाई के घोटाले के मामले में जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था, जिस दिन दीनू मौर्या को बुलाया गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि दीनू मौर्या तो केंद्र सरकार के न्यू ईयर की पार्टी में जाते हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जब न्यू ईयर की कोई पार्टी हुई होगी तो उसमें मुंबई से बहुत सारे फिल्म स्टारों को बुलाया गया हो, उसमें एक बतौर फिल्म स्टार गए। लेकिन आदित्य ठाकरे और दीनू मौर्या के जो संबंध हैं उसके फोटोग्राफ्स कमाल कहते हैं। ये देखिए, दीनू मौर्या और आदित्य ठाकरे के फोटोग्राफ, 1 2 3। दीनू एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा उनका। फिर दीनू मौर्या और आदित्य ठाकरे साथ में कहीं जश्न मना रहे हैं। दीनू मौर्या को जब इन्होंने ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उनके साथ ओपन जिम में कसरत करते हुए आदित्य ठाकरे और दीनू मौर्या। तो आदित्य ठाकरे और दीनू मौर्या के संबंध सिर्फ ओपन जिम तक लिमिट नहीं है, इस संबंध में बहुत कुछ है। और इस संबंध में मीठी नदी के घोटाले के भी तार मिल सकते हैं। इसलिए एसआईटी की तरफ से मीठी नदी के घोटाले में दीनू मौर्या के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। दूसरा विषय संजय राउत, इस पर मैंने कल कुछ बोला था, फिर भी आज मैं फिर से इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। संजय राउत ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर, ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, एक नाकामयाब असफल किस्म की सैनिक कार्रवाई। जिस ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, भारत के सैनिकों की शाबाशी दी जा रही है, हिंदुस्तान के सभी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं रेडियो पे कि हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, गर्व है। और जिस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए और पाकिस्तान तब भी नहीं माना, तब उनके 11 एयरबस बर्बाद किए गए जहां से वो हिंदुस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उस ऑपरेशन सिंदूर को अगर कोई फेल कहता है, असफल कहता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है, या तो बुनियादी तौर पर वो मूर्ख है या राजनीतिक द्वेष से ग्रस्त है या फिर पाकिस्तान से सुपारी लेकर के बोल रहा है। क्योंकि भारत के हितों के खिलाफ अगर कोई भारत का व्यक्ति बोलता है तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान के इशारे पे बोलता है और पाकिस्तान से उसको किसी न किसी प्रकार की सुपारी मिलती है। और ऐसे संजय राउत का हम निषेध करते हैं। उन्होंने जो भारत सरकार की तरफ से जो हमारा वैश्विक अभियान चल रहा है, लगभग 7 संसदीय दल दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बताने के लिए, और किस प्रकार से पिछले 3 दशक से भारत आतंकवाद से पीड़ित है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, यह बताने के लिए हमारे सांसद पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो जापान गए हैं, फ्रांस गए हैं, सिंगापुर गए हैं, कोरिया गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, कुवैत गए हैं, बहरीन गए हैं, कतर गए हैं, यूएई गए हैं। और ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि उन देशों का सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है। हमारी पार्टी के लोकसभा के जो नेता हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंधे, उनके नेतृत्व में एक दल गया हुआ था यूएई, और उसके बाद कांगो, और उसके बाद सेरा लियोन और अन्य देशों में वो जा रहे हैं। भले ही छोटे छोटे देश हैं, लेकिन देशों की उपस्थिति वहां यूनाइटेड नेशन में है। यूनाइटेड नेशन में आपकी बात करने वाले देश चाहिए, उनके प्रतिनिधि चाहिए। और ऐसे हमारे पास मैसेज आ रहा है कि यूएई ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ओपनली सपोर्ट किया कि हम भारत के साथ हैं। तो यह एक अभियान चल रहा है जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मंचों पर आइसोलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो आतंकवादी भूमिका है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और तब संजय राउत कहते हैं कि भारत ने सांसदों की बारात भेजी। वो भूल गए कि इस बारात में एक बाराती उनकी पार्टी की भी हैं।
अगर ये महज बारात है तो अपने बाराती को क्यों भेजा? हमें यह भी पता है कि उनके लोकसभा के कई सदस्य लगातार केंद्र सरकार को फोन कर रहे थे, गुजारिश भेज रहे थे कि ऐसे सांसदों के दल में हमें भी भेजिए, लेकिन सरकार ने ऐसे सांसदों को चुना जो भारत का पक्ष पूरी ताकत के साथ विदेशों में रख सकते हैं। और ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करने का अभियान भारत सरकार की तरफ से दुनिया के मंचों पर हो रहा है, तब उबाठा का एक व्यक्ति इस पूरे अभियान का मजाक उड़ाता है और उसके गंभीरता को कम आंकता है। ऐसे व्यक्ति का निषेध होना चाहिए। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के नागरिक उबाठा के इस बर्ताव को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इन सबको इनके भारत विरोधी भूमिका और भारतीय सेना की जो विरोधी भूमिका है, उस भूमिका के लिए शाम में फिर से संजय राउत से पूछा गया कि आपने इस तरह से फेलियर कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने फेलियर नहीं कहा, मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया उनको पकड़ के लाए और उनको सजा दे लाल किले के चौक पे। और ये भी कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी बोले कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और जब इस पर पूछा गया कि शरद पवार ने आपको कहा है कि इस मसले पे राजनीति ना करें और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ ना बोले, तो वो भी शरद पवार के बारे में भी कहा कि मैं चाहता हूं कि शरद पवार प्रधानमंत्री से कहें कि ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति ना करें और जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो ना निकालें। क्या कहना है? सबसे पहले शरद पवार जी जो महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता हैं और महाविकास अघाड़ी का एक प्रमुख नेता हैं, उन्होंने संजय राउत को जबरदस्त फटकार लगाई थी। और तब भी अगर नहीं सुधर सकते, इसका मतलब बड़े बेशर्म हैं। शरद पवार साहब ने साफ साफ कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हो रही हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई काम हो रहा, तब स्थानीय राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस साफ साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर उबाठा महाविकास अघाड़ी और इंडिया अघाड़ी में, इंडिया गठबंधन में अलग थलग पड़ गई। उन्होंने उनका बयान पूरे देश ने देखा जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोला था। शाम होते होते अगर वो कहते कि मैंने फेलियर नहीं बोला, मैंने अधूरा बोला, मतलब ये मूर्ख हैं, पागल हैं, विक्षिप्त हैं, अब झूठे भी हैं। पूरे देश के सामने उन्होंने झूठ बोला। तीसरी बात यह है कि पहलगाम में या पुलवामा में या पठानकोट में जिन आतंकवादियों ने भी हमले किए और हमारे बेगुनाह लोगों को की जान ली, हमारे सैनिकों की जान ली, उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देर सवेर एक एक को निपटाया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में जब बहावलपुर में और मुरीदके में जब सैनिक ठिकानों पर हमला किया हमारी वायुसेना ने और उसमें 100 आतंकवादियों को मारा, तो उसमें एक आतंकवादी था अजहर मसूद का भाई, जिसने भारत के संसद पर हमले की साजिश में हिस्सा लिया था, जिसने IC-814 को हाईजैक किया था और जिसने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी नृशंसतापूर्वक, उसको भी खत्म किया गया। तो पहलगांव में कौन कौन से आतंकवादी थे, इसकी जानकारी NIA के पास है, होनी चाहिए, और हमारी गुप्तचर सेवाएं उनके पीछे लगी हैं। चिंता न करें। हमने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह भारतीय सेना के प्रमुख की तरफ से बयान आ चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि यह महज एक छोटा सा विराम है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो जारी रहेगा। और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को हमारे हवाले नहीं करता, तब तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर को गलत या असफल बताना सरासर आपत्तिजनक और गलत है। इसका हम निषेध करते हैं।
कांग्रेस वाले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करें क्या नहीं करें, ये संजय राउत उनसे बोल रहे हैं, अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है। जहां तक पहलगाम में आतंकवादी हमले में हमारी कोई कमी रह गई होगी इसका प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा की एक चाक चौबंद व्यवस्था करके रखती हैं। गुप्तचर एजेंसियां भी खूब बढ़िया काम करती हैं, लेकिन इंसान है, हो सकता है कभी न कभी कोई चूक रह गई होगी। जितने आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से, उनके साथ मुठभेड़ होती है, उनको मारा जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन आप इस प्रकार की खबरें सुनते रहते हैं। इसमें कोलेटरल डैमेज होता है, हमारे कुछ सेना के जवान भी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इतने सारे सख्त इंतजाम के बावजूद अगर कोई आतंकवादी घुस गया, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी व्यवस्था बेकार हो गई है, और इसका मतलब यह नहीं कि गृह मंत्रालय फेल हो गया। इसलिए अमित शाह जी इस्तीफा दें, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय की तरफ से नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद से लड़ने का एक जबरदस्त अभियान चल रहा है, आक्रामक अभियान चल रहा है, और उसमें धीरे धीरे भारत की सुरक्षा पुख्ता होती जा रही है, और जो भारत द्रोही, भारत विरोधी ताकतें हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। बोलिए, ठीक है। तुम्हारे एक नाथ शिंदे जी से भी मीटिंग हुई, बात हुई, क्या लग रहा है बीएमसी के चुनाव को लेकर तैयारी? ये भी कहा जा रहा है सूत्रों से कि 106 सीटों की बात एक नाथ शिंदे ने रखी थी, लेकिन अभी तक कुछ उस पर जवाब नहीं दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या बीएमसी का चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी? देखिए, एक बुनियादी तौर पर यह फैसला हुआ है कि महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ साथ लड़ेगी। निश्चित तौर पर यह एक नीतिगत फैसला है। अब उसके बाद सीटों के ऊपर चर्चा शुरू होगी। हमारा एक मोटा मोटी तौर पर मानना यह है कि शिवसेना के पास जितनी सीटें मुंबई में थी उतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। हमारे जितने नगर सेवक थे उसमें बड़े पैमाने पर मैं समझ सकता हूं कि 70-80% जो नगर सेवक हैं वो उबाटा छोड़कर हमारे पास आ गए हैं, और जो आज भी उबाटा के पास है वह सीट नेचुरली शिवसेना को मिलनी चाहिए। यही फार्मूला विधानसभा चुनाव के समय भी अपनाया गया था, और उस आधार पर कितनी सीटों की मांग हुई अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन नीतिगत जो एक फार्मूला है वो इतना ही है कि जो सीटें शिवसेना को थी वो सीटें बीजेपी हमारे लिए छोड़े, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिल करके महानगर पालिका में उबाठा के भ्रष्टाचार को उजागर करें और उबाठा को हमेशा हमेशा के लिए पुनः महानगर पालिका की सत्ता में आने से रोकें। सर, जिस तरह से सिंदूर मिशन को लेकर के लड़ाई थी और उबाटा के जो प्रवक्ता लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं, कांग्रेस विपक्षी इस तरह से हमले कर रहे हैं, जिसको लेकर के वहां के पाकिस्तान और चीन का मनोबल बढ़ रहा है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। समझ लीजिए कि दुश्मन देशों के साथ भारत युद्ध कर रहा है। उस युद्ध में सैनिक कार्रवाई भी है, वाक युद्ध भी है, सोशल मीडिया पर युद्ध भी है, और अलग अलग देशों में जाकर के अपनी बातों को रखना, उनको काउंटर करना, वो भी एक युद्ध का हिस्सा है। ऐसे में भारत का कोई व्यक्ति जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निगेटिव बयान देता है तो उसका नाजायज फायदा पाकिस्तानी उठाते हैं और चीन वाले उठाते हैं। बीच में आपने देखा हो कि कांग्रेस वालों ने हमारे सेना दल के कार्रवाई के खिलाफ अगर कुछ बोला तो उनके बयानों को पाकिस्तानी आर्मी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और वो जो एक अपना सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं उसमें अक्सर कांग्रेस वाले हो या उबाठा वाले हो या और कोई भी हो, जो भारत के हैं उनके बयानों को यूज करते हैं कि देखिए कैसे भारत सरकार के खिलाफ या भारत के सैन्य कार्रवाई के खिलाफ वहीं के लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे में भारत में रहने वाले लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, उनको थोड़ा जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जब एक सैनिक कार्रवाई हुई है और एक सफल सैनिक कार्रवाई हुई है जिसमें पाकिस्तान को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उसको फिर से खड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे।
याद रखिएगा, पाकिस्तान वो देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बहुत निर्णायक तरीके से भारत के सेना के जवानों ने लड़ाई लड़ी और उनको बर्बाद किया, तबाह किया। ये हमारी कामयाबी है, और इस कामयाबी के खिलाफ भारत के किसी नागरिक को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये भारत के हित में है, हक में। जिस तरह से पाकिस्तान के लड़ाई के और भारत की लड़ाई के दौरान चीन की भूमिका पाकिस्तान के साथ था, इसको देखते हुए विदेशी सामग्री खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने ना कहा है कि नहीं खरीदना, उसका बहिष्कार करना चाहिए, इसको किस तरह से? प्रधानमंत्री जी ने कल गुजरात में अपने भाषण के दरमियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, और मुझे लगता है कि पूरे देश की तरफ से उसका स्वागत होना चाहिए। 2047 आ रहा है, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा, तब तक कम से कम हिंदुस्तान पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर करे, इसका प्रयत्न होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, जब आज़ाद हुआ था तब यहाँ उत्पादन के नाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम सुई से लेकर के फाइटर विमान तक बनाते हैं। हमने ही ब्रह्मोस्त्र बनाया, हमने ही ये तेजस बनाए, हमने ही तमाम रॉकेट बनाए, हमने ही तमाम मिसाइलें बनाई हैं। तो भारत में उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है, और हर विषय का, हर वस्तु का उत्पादन होता है। ऐसे में भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि विदेशी उत्पादनों का बहिष्कार करें और स्वदेशी उत्पादनों का इस्तेमाल शुरू करें। यह आने वाले दिनों में एक आंदोलन और अभियान के तौर पर शुरू होना चाहिए, ताकि भारत और आत्मनिर्भर बने और जो मेक इन इंडिया का अभियान है वह और कामयाब